हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ थ्री मार्कर पर। दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2020 की मुख्य परीक्षा, 2019 की मुख्य परीक्षा, 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहा है। तो सबसे पहले आप हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो पहला थ्री मार्कर है वह है बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा खाद्यान्न का भंडारण जिस माध्यम से किया जाता है उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो भारत में इसके लिए कौन सी संस्था है जो बफर स्टॉक के लिए उत्तरदायी है? तो भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक के लिए उत्तरदायी संस्था है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी दोस्तों 1965 में। इसके पश्चात है इसका वितरण कैसे किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बफर स्टॉक का वितरण किया जाता है। इसके लाभ क्या क्या है? बफर स्टॉक करने के हमें लाभ क्या क्या है? तो आपदा, महामारी, कुपोषण में और खाद्य सुरक्षा में बफर स्टॉक लाभदायी होता है। और जहाँ भी उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो वहाँ से बफर का स्टॉक कर लिया जाता है। और जिन क्षेत्रों में भी अकाल होता है, सूखा होता है या खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वहां पर बफर स्टॉक का वितरण कर दिया जाता है। इसके लाभ के अंतर्गत इससे खाद्य सुरक्षा की जो है वह खाद्य सुरक्षा की पूर्ति की जा सकती है। कुपोषण और गरीबी के निवारण में भी सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से बफर स्टॉक का वितरण किया जाता है। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्री मार्कर। तो अगला थ्री मार्कर है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के स्थान पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दोस्तों, यहाँ आपको बार बार शब्दों को रिपीटेशन से बचना है, क्योंकि थ्री मार्कर में हमें सॉलिड लिखना होता है, तो जो पूछा जाए हमें सिर्फ वही बताना है। तो विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के स्थान पर हमें एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करना होता है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक स्थान पर कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित करते हैं तो वहाँ के आसपास की जो भी वातावरण रहता है या मृदा रहती है तो वह लगातार प्रदूषित होती रहती है। और अगर हम एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर करेंगे तो इससे थोड़ा पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। इसीलिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। इसके पश्चात है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या है? इसमें खुदरा ग्राहकों के साथ सीधा व्यवहार किया जाता है। रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत खुदरा ग्राहकों के साथ सीधा व्यापार किया जाता है। इसे और किस किस नाम से जाना जाता है? तो रिटेल बैंकिंग को उपभोक्ता बैंकिंग और व्यक्तिगत बैंकिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके पश्चात है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं? तो माइक्रो फाइनेंस दोस्तों लघु वित्त होते हैं। उपभोक्ताओं व स्वनियोजित व्यक्तियों तथा निम्न आय वर्ग के ग्राहकों को वित्तीय सेवा मुहैया कराना माइक्रो फाइनेंस का प्रमुख उद्देश्य होता है। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से उपभोक्ताओं को, जो भी स्वरोजगार पाना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, साथ ही साथ निम्न आय वर्ग के ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना माइक्रो फाइनेंस का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा लघु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके पश्चात हमारा अगला थ्री मार्कर जो है, तो हमारा अगला थ्री मार्कर है भीम ऐप क्या है। तो भीम ऐप के पश्चात दोस्तों आप 2020 की मुख्य परीक्षा या 2019 की मुख्य परीक्षा, आप किसी भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे बिनर्स एजुकेशन पॉइंट की मेंस परीक्षा से संबंधित नोट्स ले सकते हैं। हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं। तो शीघ्र आप उन्हें परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमारा अगला थ्री मार्कर है भीम ऐप। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। डिजिटल वित्तीय लेन देन हेतु यह
उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका प्रारंभ किसने किया था? तो राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। 30 दिसंबर 2016 को इसका प्रारंभ किया गया था। एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। डिजिटल वित्तीय लेन देन हेतु यह लाभकारी और उपयोगी सेवाएं हमें उपलब्ध कराता है। इसका प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा और 30 दिसंबर 2016 से यह लागू किया गया था। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया था। इसके पश्चात है NEFT अर्थात नेफ्ट क्या है? तो नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक और एक बैंक शाखा से किसी दूसरी बैंक की शाखा में पैसों का ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसे ही हम नेफ्ट सिस्टम कहते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में अथवा एक बैंक शाखा से दूसरी बैंक शाखा में पैसों का ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके माध्यम क्या क्या हैं? तो इसके दो माध्यम है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंतर्गत इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग के द्वारा हम नेफ्ट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और ऑफलाइन में हम बैंक की शाखा में जाकर नेफ्ट के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं या फिर अपनी आप तैयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है और किस हद तक आपको करनी बाकी है, तो उसके लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वह मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आपको हमारे चैनल के माध्यम से 50 FLT उपलब्ध कराए जाते हैं। फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ये, इनमें 100 प्रश्न होते हैं, तो इसके माध्यम से आप 5000 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट का अधिक महत्व होता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के सिलेबस में MP का पोर्शन काफ़ी बढ़ गया है, तो प्रारंभिक परीक्षा में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में भी लगभग 35 प्रश्न जो हैं वह मध्य प्रदेश से पूछे गए थे, तो आपको मध्य प्रदेश की तैयारी सुदृढ़ करनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं होती हैं उनके प्रश्न के रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से 1678 ऐसे फैक्ट हैं जो मध्य प्रदेश की प्रारंभिक जो भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, चाहे वह आयोग की परीक्षा हो चाहे वह व्यापम की परीक्षा हो, उनसे सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है 1678 फैक्ट की हमारी एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि मात्र 50 रुपये के न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इससे क्या होगा कि आपके संपूर्ण MP का रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ इससे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और MP में आपके पूरे स्कोर करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो शीघ्र आप 1678 MP के फैक्ट पढ़ने के लिए हमारी बुक परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है ट्रेजरी बिल बाजार क्या होते हैं। तो यह एक प्रकार के मुद्रा बाजार होते हैं और मुद्रा बाजार पर अस्थायी अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक के द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। तो मुद्रा बाजार पर अस्थायी अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का यह एक बाजार होता है और जो ट्रेजरी बिल होते हैं इनकी परिपक्वता की अवधि जो होती है वह 364 दिन की होती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये सेशन था, इसमें हमने 7 इकोनॉमिक्स के 3 मार्कर को कवर किया है। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में परेशानी है, आप तो हम उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने के लिए आपको सदैव तत्पर रहेंगे। और हमारे चैनल का एकमात्र लक्ष्य यही है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, आपको
जो है वह सरकारी अधिकारी बने। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस विषय से संबंधित हमारे वीडियो की उपलब्धता चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।